नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजीज में और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बहुत ही बढ़िया आर्टिकल्स। सो अगर आपको इंटरेस्ट है बिजनेस, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड न्यूज़ में और आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता या फिर थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है न्यू रीडर्स के लिए इसको पढ़ना और समझना, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके लिए हम रोज पूरा एनालिसिस लेकर आएंगे बिजनेस न्यूज़पेपर्स का। शुरुआत करूंगा मैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से, लेकिन इससे पहले थोड़ा हेडलाइंस देख लेते हैं। आज के हम डिस्कस करने वाले हैं कि गोल्ड के प्राइस में किस तरीके से तेजी आ रही है। $2,500 के ऊपर चला गया है गोल्ड इंटरनेशनल प्राइस। अगर आप चेक करें तो क्या इसके रीजंस है, गोल्ड क्यों बढ़ जाता है इस तरीके से। एंड मार्केट्स गेन ऑन रेट कट होप्स, मार्केट्स बढ़ रहे हैं इस वक्त रेट कट के होप्स पे। तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा अभी या क्या मार्केट डिसअपॉइंट होगा, ये भी आगे डिस्कस करेंगे। EU स्लैशेस प्लान टेरिफ्स ऑन टेस्लास चाइना मेड EVs। बहुत ही बढ़िया ट्विस्ट आया है। चाइना और यूरोप के बीच में एक नया टसल, एक कह सकते हैं छोटा सा ट्रेड वॉर की शुरुआत हुई थी और यहाँ पे कुछ चेंजेस किए हैं इंटरेस्टिंग यूरोपियन यूनियन ने। फिर बात करेंगे ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी की, मतलब स्पेस इंडस्ट्री में इंडिया 10% शेयर ले सकता है अगले 10 सालों में। इसके बाद कैनॉट कट रेट्स ड्यू टू वन ऑफ इन्फ्लेशन डिप्स, हमारे RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास जी का ये कहना है। इंडियाज लो कॉस्ट कैरियर्स रूल द स्काइज लेड बाय इंडिगो। तो यहाँ लो कॉस्ट कैरियर्स की बात हो रही है जिसमें डोमिनेट कर रहा है पूरी दुनिया में कौन, सिर्फ इंडिया। एंड फिर बात करेंगे मारुति की, जो एडजस्ट करने वाला है अपने प्रोडक्शन को ताकि डीलर स्टॉक को रिड्यूस करे। और फिर आखिरकार बात होगी स्टील स्टॉक्स की, क्योंकि यहाँ पे काफी परेशान है स्टील कंपनीज एंड मेटल सेक्टर ओवरऑल। अगर आप देखें हमारे इंडेक्स में भी तो काफी लो पे चला गया है। तो शुरुआत करेंगे आज के सबसे पहले आर्टिकल से हम डिस्कस कर रहे थे गोल्ड के बारे में। गोल्ड स्टडीज अबव $2,500 अहेड ऑफ पॉवेल्स स्पीच। यहाँ पे गोल्ड के दाम की बात हो रही है और ये यहाँ पे डॉलर्स में लिखा है, तो ये जरूर देखिए कि $2,500 के ऊपर गोल्ड चला गया है अहेड ऑफ पॉवेल स्पीच। पॉवेल कौन है? ये है जैसे इंडिया में RBI है ना, US में जो RBI है उसको हम कहते हैं फेडरल रिजर्व। और इनके जो चेयरमैन उनका नाम है जेरम पॉवेल। तो उनकी स्पीच से पहले गोल्ड के दाम $2,500 के ऊपर चले गए। तो सोचिए ये इंसान कितने पावरफुल है, कितने पूरी दुनिया के कितने लोगों को इन्होंने अमीर बना दिया बिना स्पीच, अभी स्पीच देने से पहले सिर्फ एक्सपेक्टेशन सेट करके, जब गोल्ड के दाम इतने ऊपर चले गए। तो गोल्ड जो था ये स्टडी था नियर रिकॉर्ड हाई बिफोर द हॉटली एंटिसिपेटेड स्पीच बाय फेडरल रिजर्व चेयर जेरोम पॉवेल लेटर दिस वीक। यहाँ पे कई सारे हमें क्लूज इससे पता लगते हैं। सबसे पहले ये कि कितनी जल्दी सेंट्रल बैंक रेट कट करेगा, इंटरेस्ट रेट कट्स। अब गोल्ड के दाम देख के और स्टॉक प्राइसेस के दाम देख के तो लग रहा है बहुत ही बढ़िया कट होना चाहिए। सिर्फ 0.25 बेसिस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट्स मार्केट काफी ज्यादा अब कॉन्फिडेंस से एक्सपेक्ट कर रहा है। पवेल बोलने वाले हैं, स्पीच देने वाले हैं फ्राइडे को फेडरल एनुअल जैक्सन होल सिंपोजियम में व्योमिंग में, और एक्सपेक्टेड है कि वो ये कंफर्म कर देंगे कि क्या वो पिवट करेंगे लोअर बोरिंग कॉस्ट पे नेक्स्ट मंथ या नहीं। हाउएवर मार्केट अभी ज्यादा इंटरेस्टेड है ये सुनने में कि रेट कट्स के बाद क्या होगा, इस रेट कट के बाद आगे क्या होगा। इसके अलावा इस वीक इन्वेस्टर्स मॉनिटर करेंगे जॉबलेस क्लेम्स रिपोर्ट जो थर्सडे को आना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि स्टॉक मार्केट US और इंडिया दोनों का काफी नीचे चला गया था जब बेरोजगारी का डेटा काफी खराब आया था US में पिछले से पिछले हफ्ते। तो यस, US में बेरोजगारी बढ़ती है तो इंडिया के और दुनिया के ग्लोबल मार्केट्स भी क्रैश करने लगते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है वहां का डेटा हमारे लिए, और ये अफेक्ट कर सकता है फेडरल मॉनेटरी ईजिंग स्ट्रैटेजी को भी, क्योंकि अगर जॉबलेस डेटा सही नहीं आया, लोग काफी लेट्स से ऑपोजिट आ जा रहा है या फिर बहुत ज्यादा खराब हो जा रहा है, बहुत अच्छा आ जा रहा है, दोनों सिचुएशंस में हमें देखना होगा कि फेडरल रिजर्व क्या करती है यहाँ पे। एंड लोअर रेट्स जनरली पॉजिटिव होते हैं नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग बुलियन के लिए। तो जो प्रेशियस मेटल है वो सर्च कर चुका है मोर देन 20%, मतलब यहाँ गोल्ड की बात हो रही है। ये गोल्ड अभी 20% से ज्यादा सर्च कर चुका है इस ईयर। एंड प्रॉबेबली सबसे ज्यादा ऑप्टिमिज्म यहाँ पे रहा है कि फेडरल रिजर्व पिवट करेगा और रेट को कट करना शुरू करेगा इसीलिए।
मार्केट्स गेन ऑन रेट कट होप्स। अब फिर रेट कट पे आ गए हम लोग, हम सिर्फ उसी के बारे में न्यूज कवर कर रहे हैं। तो क्या करें इस टाइम पे, दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट अगर फाइनेंशियल इवेंट है तो फेडरल रिजर्व का रेट कट इवेंट ही है और कुछ भी नहीं। जो बेंचमार्क इंडिसेस है हमारे निफ्टी और सेंसेक्स, इन्होंने गेन किया है करीब 0.5% ऑन ट्यूसडे, और इन्होंने ग्लोबल मार्केट्स को ये फॉलो कर रहे हैं। इस हफ्ते निफ्टी और सेंसेक्स कुछ नहीं कर रहे हैं, ये यूएस के मार्केट्स को फॉलो कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा ऑप्टिमिज्म है इस वक्त की यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स कट कर देगा अगले महीने, और फाइनेंशियल एंड आईटी स्टॉक्स ये अच्छी रैली दिखा रहे हैं। सबसे पहले आईटी स्टॉक्स क्यों दिखा रहे हैं इंडिया में रैली, क्योंकि आईटी कंपनीज पैसा कमाती है यूएसए से। ये रेट कट कहाँ होने वाला है, यूएस में होने वाला है। इससे किसकी कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा होगा, यूएस की कंपनी को फायदा होगा सबसे ज्यादा। तो ये क्या करेंगे, ये नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, और प्रोजेक्ट्स सबसे ज्यादा यहाँ पे होप लगा के बैठे हैं कि हमारी जो इंडियन आईटी कंपनीज है, सर्विसेज के प्रोजेक्ट्स, ये अच्छे खासे शेयर में उठाएंगे वहां से, और इससे इनका रेवेन्यू इंक्रीज होगा। तो इंडियन आईटी कंपनीज यूएस से पैसा कमाती है। जैसे कोविड में जब इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज हुई यूएस में, इंडियन आईटी कंपनीज को बहुत ही बढ़िया पैसा मिला। तो जो 30 शेयर बीएसई सेंसेक्स है, बीएसई सेंसेक्स एक इंडेक्स है जिसमें 30 शेयर को काउंट किया जाता है, सबसे 30 जो इंपॉर्टेंट शेयर्स हैं, और यहाँ पे 380 पॉइंट्स के करीब बढ़त देखने को मिली हमें। निफ्टी में 126 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली, 24,699 पे क्लोज हुआ। तो अगर मार्केट कैप देखें बीएसई लिस्टेड फर्म का, ये हो चुका है 457 ट्रिलियन रुपी मार्केट कैप। मतलब अगर आज आप इनके सारे शेयर को खरीदने जाए स्टॉक मार्केट में, तो आपको ये मिलेंगे कितने, 457 ट्रिलियन रुपीज में, करीब 2.5 ट्रिलियन रुपीज ये बढ़े। तो मार्केट काफी बॉइंट है। बॉइंट मतलब ऊपर जब ये सस्टेन कर रहे होते हैं अपने आप को, जैसे ऊपर बढ़ गए और वहां पे जब टिके हुए तो बोलते हैं बॉयंसी है, ये साइंस से आया ये वर्ड। एंड जो लेटेस्ट डेटा है जॉबलेस क्लेम्स का एंड रिटेल सेल्स का, इसके बाद काफी होप्स बढ़ गए, सपोर्ट करने लग गए ये डेटा होप्स को कि जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है वो इन्फ्लेशन को फाइनली कंट्रोल कर लेगी, अपने महंगाई दर को, और आगे हेल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ भी कंटिन्यूड रहेगा, और हम इंटरेस्ट रेट को भी कम करेंगे। तो बेसिकली दोनों हाथ में लड्डू चाहिए हमें, ठीक है ना यहाँ पे। एंड यहाँ पे पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है। हम ये भी चाहते हैं कि रिसेशन ना आए और इन्फ्लेशन बिना रिसेशन के कंट्रोल हो जाए, क्योंकि पिछले 5 बार को अगर आप देखोगे ना, मॉनेटरी पॉलिसी ईजिंग जो हुई है और टाइटनिंग हुई है, इसमें यूजुअली हर बार रिसेशन आया है, उसके बाद ही रेट कट शुरू हुए। लेकिन इस बार होप यह है कि विदाउट रिसेशन रेट कट हो जाएगा। तो बढ़िया इकोनॉमिक ग्रोथ, खूब पैसा भी आ रहा है, और साथ में महंगाई दर भी कम हो रही है। तो ऐसा यूजुअली करना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क कि पैसा भी बढ़ रहा है लोगों के पास, महंगाई भी कम हो रही है, और फिर उसके बाद पैसा मार्केट में आप और बढ़ा रहे हो, मनी सप्लाई भी इंक्रीज कर रहे हो। थोड़ा सा मतलब साउंड करता है ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक, क्योंकि अभी तक हम ऐसा देख नहीं पा रहे हैं, राइट। पिछले 5, 25, 30, 40 साल क्या भाई अगर आप डेटा निकाले तो ऐसा हुआ नहीं है कभी। तो जो लेटेस्ट डेटा है यूएस अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एप्लीकेशंस का, उसने रिवील किया कि जो जॉबलेस क्लेम्स हैं वो अब कम हो गए हैं। यूजुअली जॉब अब बेटर हो रही हैं, और ये लोएस्ट है सिंस अर्ली जुलाई। इनिशियल क्लेम्स डिक्लाइन बाय 7,000 टू 227,000। तो ओवरऑल जॉबलेस क्लेम्स भी यहाँ से पहले बेटर हो चुके हैं पहले से। रिटेल सेल्स की बात करें, देखिए ये दोनों इंडिकेटर है। मैं बोलूंगा इकोनॉमी कैसा कर रही है, बहुत ही बढ़िया कर रही है। मैं बोलूंगा अच्छा ये बताओ इस बार रिटेल सेल्स कितने हुए हैं, मतलब ये बताओ कि दुकानों पे कितना सामान बिका है। मैं कहूंगा कि पिछले 10 साल में सबसे लो पर है। तो अगर कोई मुझे कहे कि लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं और पिछले 10 साल के लो पर कंजम्पशन है, लोग खर्च नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, तो अचानक से ऐसा तो नहीं लोगों को लग गया होगा कि अब हमें पैसा सेव कर लेना चाहिए। नहीं, इसका मतलब कि लोग एक्चुअली जो डेटा है ये सही नहीं है। रिटेल सेल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, ये हमें सीरियसली बता रहा है कि लोग कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, कितना ऑप्टिमिस्टिक है। यूजुअली लोग अगर पैसा अच्छा खर्च कर रहे हैं, कंजप्शन अच्छा आ रहा है, रिटेल सेल्स अच्छा आ रहा है, इसका मतलब लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं, लोगों के पास पैसा आ भी रहा है, डिस्पोजेबल इनकम भी है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर है यहाँ पे हमारे लिए, और ये रिवील कर रहा है कि डिमांड कैसा है। डिस्पाइट हायर बोरिंग कॉस्ट, डिमांड अच्छा है, लोग क्रेडिट कार्ड पे भी लेके खर्च कर ले रहे हैं, इंटरेस्ट ज्यादा है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा लोगों को। तो जो रीसेंट स्टेटमेंट्स हैं यूएस मॉनेटरी पॉलिसी ऑफिशियल्स के, वो बूस्ट कर रहे हैं हमारे ऑप्टिमिज्म को। और इससे होगा क्या, रेट कट अगर सही में हुआ और बिल्कुल रिसेशन भी नहीं आया, सब कुछ परफेक्टली हो गया, तो इंडियन स्टॉक मार्केट में तो बहुत बढ़िया खुशी देखने को मिलेगी। साथ में आरबीआई भी हो सकता है नेक्स्ट ईयर अर्ली ही हमारे रेट कट्स भी शुरू कर दे। एंड वी ऑल्सो वांट दैट कि इंडिया में इंटरेस्ट रेट कट्स
शुरू हो जाए। हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जो बिल्कुल कैपिटल इंटेंसिव हैं, बिल्कुल कैपिटल पे ही चलते हैं, काफी पैसा लगता है उन्हें स्टार्ट करने में और रन करने में। तो ये पैसा ऑफ कोर्स प्रमोटर्स नहीं लाएंगे, सिर्फ ये पब्लिक से ही नहीं आएगा, यहाँ पे गवर्नमेंट को मदद करनी होगी या फिर लोन्स लेने होंगे उन्हें। और लोन अगर आप इतने महंगे कर दोगे तो कोई बिजनेस कैसे करना चाहेगा, वो अपना मार्जिन नहीं निकाल पाएगा, राइट। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जो लोन के रेट्स हैं उसे कंट्रोल करें। एनालिस्ट सेड द लेटेस्ट डेटा हैज ईज्ड फियर्स ऑफ स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ। ये तो हमने पढ़ ही लिया है कि एनालिस्ट के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक ग्रोथ अब ओवरऑल जो डर था कि इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगा, स्लो हो जाएगा, रिसेशन आ जाएगा, इसको दूर कर दिया है। ओवरऑल निफ्टी में भी बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिल रही है, सेक्टोरियल रोटेशन हो रहे हैं, मतलब अलग अलग सेक्टर से मूव आ रही है। इंडिया में इस वक्त एफएमसीजी सेक्टर बहुत बढ़िया कर रहा है, आईटी सेक्टर बहुत बढ़िया कर रहा है, फार्मा सेक्टर बहुत बढ़िया कर रहा है। आप कुछ भी उठा लीजिए, इस टाइम पे इंडिया में बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं सारे सेक्टर्स। मेटल सेक्टर टेम्परली थोड़ा नीचे आया, बट उसका रीजन भी वैलिड था। और जिस तरीके का इंडिया में और भी रीजन है, देखिए इंडिया में एक और भी रीजन है कि वो है इनफ्लो। इस वक्त इंडिया में पैसा इतना ज्यादा आ गया कि अगर कंपनी बेकार भी है, उसको खरीदने के लिए 100 लोग खड़े हैं, तो वो कंपनी भी 50 गुना 100 गुना के पी रेशियो पे ट्रेड कर रही है, स्टिल उसमें खरीदने वाले लोगों की कमी नहीं है, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा आ रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट देखिए सीखनी चीजें होती है हमें कि आप कोई भी कंपनी एनालाइज कर लीजिए, ठीक है, आपके लेते ही 10% बढ़ गया घट गया, उसे हम लोग रिटर्न नहीं बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे वॉलेटिलिटी। ये वॉलेटिलिटी होती है, ठीक है, कि लिया कुछ 5% बढ़ गया या गिर गया, तो ये नहीं कि अब मेरा नुकसान हो गया 5% या 5% मैंने फायदा कमा लिया, खुश भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मार्केट ऑफ कोर्स फंडामेंटल कंपनीज हमेशा बहुत अच्छा करती है, मार्केट में लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल कंपनीज ही पैसा देती है। लेकिन मार्केट में अगर आप मनी सप्लाई कभी भी इंक्रीज कर दो ना, तो मार्केट को क्या होता है, मनी सप्लाई से मार्केट चलता है, ठीक है। आप किसी शेयर के लिए 10 रुपए की जगह 15 रुपए भी देने को तैयार होंगे अगर मार्केट में मनी सप्लाई पहले से लेट से काफी बढ़ गया है, आपकी जेब में पैसा ज्यादा आ गया है पहले से। तो बात यही है कि आप 10 रुपए कमाते थे, अब आप 15 रुपए कमा रहे हो, तो पहले आपको 10 रुपए वाला शेयर जो लगता था कि हाँ यार ये ठीक है सस्ता है, 15 रुपए वाला शेयर सस्ता लगेगा, वही शेयर आप 15 में भी लेने को तैयार होगे, ठीक है। तो ये एक सिंपल रीजन, वन ऑफ द रीजन है। ये तो बहुत सिंप्लीफिकेशन ओवर सिंप्लीफाई करके मैं बता रहा हूँ, बट यही होता है। शेयर मार्केट में इस वक्त पैसे का इनफ्लो बहुत ज्यादा है, म्यूचुअल फंड्स के पास रिकॉर्ड पैसा आ गया, उन्हें खरीदना ही खरीदना है कुछ ना कुछ। तो क्या है कि आपको यहाँ पे बहुत बढ़िया एडवांसेस देखने को मिल रहे हैं स्टॉक मार्केट में। जो कंपनीज बहुत अच्छी नहीं है वो भी ऐसे ऐसे वैल्यूएशन पे चली जा रही है कि शायद उन्होंने सपने में भी ना सोचा। आते हैं दूसरे आर्टिकल पे, EU स्लैशेस प्लान टैरिफ ऑन टेस्ला चाइना मेड ईवी। अब देखिए EU ने क्या मास्टर स्ट्रोक किया है यहाँ पे, मतलब चाइना इस वक्त इतना खुन्नस में होगा, मैं क्या बताऊं, EU पर इतने गुस्से में होगा कि भाई हमने क्या किया है, तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है। अब देखो यहाँ पे यूरोपियन कमीशन ने क्या किया था, बोला था कि वो टैरिफ इंपोज करेंगे, मतलब इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे चाइनीज ईवी गाड़ियों पर, ठीक है। जितनी भी चाइनीज ईवी कार्स हैं इन पर हम लगाएंगे टैरिफ 35 से 40% का, 40% तक का, यस। तो चाइनीज काफी नाराज है, इन्होंने बोला कि यूरोपियन यूनियन जो है ये तो हमारे साथ ट्रेड वॉर की शुरुआत कर रहा है, जैसा यूएस का ट्रेड वॉर है ये वैसे हमारे साथ ट्रेड वॉर करना चाह रहा है। बट यूरोपियन कमीशन पे काफी प्रेशर भी आया, चाइनीज ने बहुत प्रेशर डाला, देखिए तो मैं मानता हूँ, एंड कुछ इन्हें फर्क ही नहीं पड़ा। इन्होंने किसी के लिए कुछ ज्यादा एक्सेप्शंस किए नहीं और बोला कि हाँ 35 से 40% जो है आप टैरिफ दोगे। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो कि जो कार्स है इनको बनाने का कॉस्ट तो अच्छा खासा ही है, 1 लाख की कार है, $1 लाख की, लेकिन आप इन कंपनीज को सब्सिडी दे रहे हो 30%। तो ये अनइवन एडवांटेज है। ये कंपनी फिर ये फ्री मार्केट थोड़ी हुआ, यूरोप तो फ्री मार्केट है, हमें फ्री मार्केट वाला चाहिए सिस्टम। आप कंपनी को 35% आप अगर खर्चा उठा रहे हो उसका, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो हम इन पर 35% 40% टैक्स लगा देंगे ओवरऑल। लेकिन अब क्या हुआ, टेस्ला भी परेशान हो गया, क्योंकि यूएस की कार कंपनीज भी चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करती है और वहीं से एक्सपोर्ट करती है यूरोप में। तो क्योंकि टेस्ला का भी इतना बड़ा प्लांट है चाइना में, तो यहाँ पे ऑफकोर्स अब यूरोपियन यूनियन को कुछ ना कुछ करना था। तो इन्होंने क्या किया कि जो टेस्ला कार्स हैं जो बिल्ड हो रही है चाइना में, इसके लिए एक कट अनाउंस किया और कहा कि कुछ चाइनीज फर्म्स जो है आपके ज्वाइंट वेंचर में विद EU ऑटोमेकर्स, इन्हें भी लोअर प्लांट पेनिटिव ड्यूटीज पे करनी होंगी चाइनीज मेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। तो जो चाइनीज कंपनीज यूरोपियन यूनियन कंपनीज के साथ है और या फिर टेस्ला जैसी कंपनीज है, उन्हें अब पहले से कम ड्यूटी पे करनी होगी। जो हाईएस्ट प्रोफाइल यूरोपियन यूनियन प्रोब है ऑफ एलिजिड चाइनीज सब्सिडीज, इनका ये कहना है कि चाइनीज क्या करेंगे, इस वक्त क्या कर रहे हैं
बिल्कुल सब्सिडीज पे कर रहे हैं अपनी कंपनीज को, ठीक है, इनकी कंपनीज पे ये फ्रीली नहीं काम कर रही हैं, इनको अच्छा खासा सब्सिडी दिया जा रहा है, तो बहुत अनइवन एडवांटेज है दूसरी कार कंपनीज के अगेंस्ट। दूसरा, ये पूरा मार्केट जो है डंप कर देंगे अपने कार से, ये ओवर सप्लाई क्रिएट कर देंगे चाइनीज कार से, तो जो दूसरी कंपनीज है वो बिल्कुल मार्केट पूरा खत्म हो जाएगा उनका। और ऐसा हर चीज में चाइना ने, क्योंकि ये क्या उनकी ये स्ट्रैटेजी रही है और बहुत अच्छा वर्क करती है, ये सामने वाली मार्केट को पूरा, मैं कहता हूं कि डिस्ट्रॉय करके और सिर्फ चाइनीज गुड्स से भर देते हैं। और 1 रुपए लेना हो आपको या चाहे 1000 रुपए में लेना हो, अलग अलग हर क्वालिटी का सामान ये लोग डंप करते हैं मार्केट में। तो कमीशन ने क्या किया, इशू किया ड्राफ्ट डेफिनेटिव फाइंडिंग्स के, और यहाँ पे एंटी सब्सिडी इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई इसी चीज को लेकर कि बीजिंग बहुत ज्यादा सब्सिडाइज कर रहा है इन कंपनीज को। तो एक न्यू रिड्यूस रेट है ऑफ 9% फॉर टेस्ला, लोअर देन 20.8% इट हैड इंडिकेटेड इन जुलाई। तो टेस्ला ने रिक्वेस्ट किया है रिकैलकुलेशन ऑफ इट्स रेट टू बी बेस्ड ऑन स्पेसिफिक सब्सिडीज द कंपनी हैड रिसीव्ड अकॉर्डिंग टू द कमीशन। तो एग्जीक्यूटिव का कहना है कि इट इज स्टिल बिलीव कि जो चाइनीज ईवी प्रोडक्शन है उसने बेनिफिट किया है फ्रॉम एक्सटेंसिव सब्सिडीज और प्रपोज फाइनल ड्यूटीज ऑफ अप टू 36.3%। एंड ओवरऑल इनका ये भी कहना है कि फर्म्स ने काफी सारी फर्म्स है जिन्होंने कोऑपरेट नहीं किया ईयू की एंटी सब्सिडी इन्वेस्टिगेशन के साथ, ये जो चाइनीज फर्म्स थी, तो इन पर भी पूरा 37.6% तक का जो ड्यूटी है मैक्सिमम वो लगाया जाएगा। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक रिलेशंस हमें थोड़े क्रैक्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे हमें चाइना और यूरोपियन यूनियन के बीच में। और यूएस भी इसके बारे में थोड़ा सा मजाक उड़ा रहा था चाइना का, वो कह रहा था कि अगर आप ऐसी पॉलिसीज बनाओगे कि हाँ हम तो भाई चाइना को सपोर्ट, चाइना अगर आप इस तरीके से रशिया को सपोर्ट करोगे जिसको इतनी मेहनत कर रहा है यूरोपियन यूनियन उसे बैकफुट पे लाने के लिए, उसे यहाँ दबाने के लिए, और फिर आप यूरोप के साथ बिजनेस करना चाहोगे तो ऑफ कोर्स वो आपके साथ ऐसा ही बर्ताव करेगा, क्योंकि आप भी उसके साथ ऐसा ही कर रहे हो व्हेन इट कम्स टू जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस, जहां पे आप रशिया को बिल्कुल मैं कहूँगा वन साइडेड सपोर्ट दे रहे हो, हर चीज में सपोर्ट कर रहे हो आप रशिया के। तो यूरोपियन यूनियन को भी वो पसंद नहीं आता और कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है यूरोपियन यूनियन के इकोनॉमिक डिसीजंस में चाइना के साथ। तो यहाँ पे आते हैं अगले आर्टिकल पे, चाइना इंडिया सेट्स साइट्स ऑन 10% ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी इन 10 इयर्स। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी अभी है $630 बिलियन की, 2035 तक हो जाएगी 1.8 ट्रिलियन और 9 बिलियन साइज है अभी इंडियन स्पेस इकोनॉमी का, और टारगेटेड साइज है 10 साल में 45 बिलियन का। तो अगले 10 सालों में 45 बिलियन का हमारा टारगेट है। तो इंडिया ने आउटलाइन किया एक एम्बिशियस 25 साल का विजन प्लान स्पेस सेक्टर के लिए, एंड ये इंक्लूड करता है कि हम वॉल्ट करेंगे साइज ऑफ स्पेस इकोनॉमी को, जो अभी सिर्फ 2% है ग्लोबली, टू 10% इन द नेक्स्ट डिकेड। अभी पूरी दुनिया का 2% जो शेयर है हमारे पास है ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में। आपने देखा कि अभी $630 बिलियन की इकोनॉमी है, तो यहाँ पे करीब करीब 2% भी पूरा नहीं है, हमारा $9 बिलियन की इंडस्ट्री है स्पेस इंडस्ट्री। अभी तो बिल्कुल मैं कहूँगा एक नासन स्टेज पे है, एक बेबी की तरह है। एंड यहाँ पे अगले दशक में हमारा गोल है इसे 10% पे ले जाने का, जहाँ पे हम ह्यूमन स्पेस स्टेशन भी सेटअप करें, इंडियन को भेजे मून पर बाय 2040। तो एसएस सोमनाथ जो चेयरमैन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो साइज ऑफ इंडिया स्पेस इकोनॉमी है ये बढ़ेगी 9 बिलियन से हो जाएगी $45 बिलियन, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का बहुत ही मेजर रोल रहेगा। प्राइवेट सेक्टर कंपनीज तो बहुत सारी अब हैं स्पेस इकोनॉमी के लिए। एंड ओवरऑल इन्होंने कहा कि जो मोर देन 10 कंपनीज है और कंसोर्टिया है जिन्होंने एक्सप्रेस किया है इंटरेस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इंक्रीज होते ही जा रही है ये कंपनीज जो इंटरेस्ट शो कर रही है टेंडर्स के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए। ओवरऑल जो ISRO रिलीज कर रहा है जितने भी टेंडर्स, एंड यहाँ पे देखिए फायदा क्या है, जितनी भी कंपनीज ISRO के साथ कोलैबोरेट कर रही है ना, आधे से ज्यादा डिफेंस में भी है, तो ये साथ साथ चलता है। जितना हमारा ISRO आगे आप कह सकते हो डेवलप करेगा, एडवांस करेगा, हमारी डिफेंस इंडस्ट्री भी इसके साथ ग्रो करेगी, एंड इससे दोनों इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो वी वांट कि इंडिया में प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री भी आए, ऐसा ना हो कि सिर्फ गवर्नमेंट एंड डिफेंस इंडस्ट्री ग्रो करें, जैसा कि हमने देखा है कि प्राइवेट
डिफेंस इंडस्ट्री ग्रो ही नहीं कर रही है इंडिया में, मतलब सेम रेट पे है, मार्केट शेयर सेम है बिल्कुल, जबकि माना जाता है कि प्राइवेट कंपनी ज्यादा एफिशिएंट है हर चीज में, डिसीजन मेकिंग वहां जल्दी होता है, बेटर टैलेंट को ये लोग हायर कर पाते हैं, रख पाते हैं। तो ये चीज हमें पता नहीं क्यों देखने को मिल रही है कि इंडिया में प्राइवेट प्लेयर्स डिफेंस के मामले में ग्रो कर रहे हैं बट बीट नहीं कर पा रहे हैं गवर्नमेंट कंपनीज को। इनका कहना है कि स्टडी ने रिवील किया है कि इनका जो स्पेस प्रोग्राम है उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट 2.5 गुना ज्यादा होता है इन्वेस्टमेंट के अमाउंट का, टू बिलियंस ऑफ डॉलर्स, और इन्होंने जॉब्स क्रिएट किए हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए फॉर लैक्स ऑफ पीपल्स। इनका ये भी कहना है कि इन्होंने सपोर्ट किया है सिस्टम्स ऑफ फिशरमैन, एग्रीकल्चर, क्रॉप फोरकास्टिंग, नेचुरल रिसोर्स प्लानिंग, डिजास्टर अवॉइडेंस। कल ही हमने डिस्कस किया है, कल का न्यूज़पेपर जरूर चेक कीजिए, हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी के मैरिज की। तो गवर्नमेंट ने काफी सारे स्कीम्स लॉन्च किए हैं एग्रीकल्चर में, जहां पे हम लोग बहुत ही एडवांस सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे किसानों को, ठीक है, ड्रोन और ये सबको तो हटा दो आप, इसके अलावा बहुत ही एडवांस फॉरकास्टिंग कि मौसम कैसा रहने वाला है, सॉइल हेल्थ कैसा रहने वाला है, क्या पेस्टिसाइड्स वगैरह बढ़ने वाले हैं, गिरने वाले हैं, हम प्रॉपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स और डेटा यूज करने की प्लानिंग कर रहे हैं एग्रीकल्चर में। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे कौन करके देगा आपको ये सब, ये सारी चीजें आपको ISRO यहाँ पे हेल्प करेगा करने में, ये डेटा निकालने में, सैटेलाइट्स लॉन्च करने में, सैटेलाइट से डेटा रिट्रीव करने में। तो यहाँ पे ISRO बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है हमारे एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी का जो हम मैरिज की डिस्कशंस कर रहे हैं इसमें भी। सो द बॉटम लाइन इज कि इंडियन स्पेस इकोनॉमी पूरा सेक्टर अगर इन्हें लगता है कि 5 गुना हो सकता है, देन वी हैव नो डाउट कि इसमें पोटेंशियल है, अगर उनका ये कहना है। एंड इसमें इन्वेस्टमेंट्स की अभी भी बहुत जरूरत है, FDI लिमिट वगैरह इंक्रीज हुई है बट वी स्टिल वांट कि इसमें और इन्वेस्टमेंट्स आए, प्राइवेट कंपनीज और आए एंड स्टार्टअप्स भी और ज्यादा इन्वेस्ट करें और शुरू करें, एंटरप्रेन्योरशिप भी आए। तो आप बताइए, अगर आप किसी स्पेस इकोनॉमी से रिलेटेड इंडस्ट्री में या कंपनी में इन्वेस्टेड हैं तो। दूसरे आर्टिकल की बात करूंगा मैं, कैन नॉट रेट कट्स ड्यू टू वन ऑफ इन्फ्लेशन डिप। यहां पे बात हो रही है इंडियन इन्फ्लेशन की, यहां पर बात हो रही है इन्फ्लेशन डिप की, और यह है इंडिया का इन्फ्लेशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने ट्यूसडे को कहा कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम लोग रिडक्शन करेंगे पॉलिसी रेपो रेट में इंडिया में, जैसे यूएस की बात चल रही है, यूएस में ही रहने दो उसको, इंडिया में ही नहीं आने वाला अभी। ओवरऑल हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन फॉल किया है बिलो द टारगेट इन जुलाई जैसा था, लेकिन ये हाई स्टैटिस्टिकल बेस इफेक्ट की वजह से हुआ है। पुराने न्यूज़पेपर्स में एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये ओवरऑल 2-3 बार एक्सप्लेन कर दिया है मैंने कि हाई बेस इफेक्ट की वजह से हमें इन्फ्लेशन लग रहा है कम है, बट ऐसा नहीं है। एंड जो ड्यूरेबल अलाइनमेंट है इन्फ्लेशन का टू द टारगेट, इसका मतलब कि 4% पे रहना चाहिए और थोड़ा सस्टेन भी करना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बार बस टच करके आ गया और हो गया, नहीं, वी हैव टू सी कि ये सस्टेन कर पाता है। जुलाई इन्फ्लेशन था करीब 3.5%, इट डज नॉट मीन कि प्रॉब्लम खत्म हो चुका है, और जो इन्फ्लेशन था प्राइमरली था बिकॉज ऑफ आवर बेस इफेक्ट। एंड हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि हम 4% पे से लेके आए और हमें कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि ड्यूरेबल रहेगा 4% के नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलिसी रेट हमने 6.5% पे रखा है सिंस फरवरी, पूरा साल निकल जाएगा ये और इतना ही रहने वाला है, यही एक्सपेक्टेशन भी है इस पूरे साल। हमें पेशेंस रखना होगा और कुछ डिस्टेंस है जो हमें कवर करना है, तो जल्दीबाजी करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि जल्दीबाजी में अगर हमने एक कदम आगे बढ़ा लिया तो हो सकता है हमें फिर 10 कदम पीछे जाना पड़े। तो आई होप कि ऐसा ना ही हो तो सही है। दे नो व्हाट दे आर डूइंग एंड रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर को मुझे नहीं लगता हमें बताने की जरूरत है कि उन्हें क्या करना चाहिए। इंडियाज लो कॉस्ट कैरियर्स रूल द स्काइज लेड बाय इंडिगो। इंडिया में लो कॉस्ट कैरियर्स, यस, ये डोमिनेट कर रहे हैं। इंडिया नंबर 1 पे रैंक करता है पूरी दुनिया में, अगर आप टॉप 10 कंट्रीज देखें विथ हाईएस्ट शेयर ऑफ लो कॉस्ट कैरियर्स। ये जो एयरलाइंस है जो आपको बहुत ही लो कॉस्ट पर ट्रैवल करवाती है, ओवरऑल एयरलाइन कैपेसिटी में अगर देखें तो इंडिया नंबर 1 पे है टॉप 10 कंट्रीज में। तो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डेटा फ्रॉम ग्लोबल डेटा प्रोवाइडर, इंडिया में जो लो कॉस्ट कैरियर्स हैं जो डोमिनेट करता है, जिसमें इंडिगो 71% शेयर होल्ड करता है टोटल सीटिंग कैपेसिटी का, एंड अपने क्लोजेस्ट कंपटीटर से काफी ज्यादा ये आगे भी है। इंडोनेशिया में अगर देखें तो लो कॉस्ट कैरियर्स कंट्रोल करते हैं 64% ऑफ द ओवरऑल एयरलाइन कैपेसिटी। तो लो कॉस्ट कैरियर्स आप देखें डेवलपिंग इकोनॉमीज में, जहां पे अभी पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है बट बहुत ज्यादा नहीं है, यहाँ पे काफी सक्सेसफुल है, जैसे कि इंडोनेशिया और इंडिया। अगर आप चाइना को कंपेयर करें, जहां लार्जेस्ट एयरलाइन मार्केट्स है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरलाइन इंडस्ट्रीज है चाइना के पास, यहाँ पे इट इज डोमिनेटेड बाय लेगेसी फुल सर्विस कैरियर्स, जहां पे
लो कॉस्ट कैरियर की होल्डिंग सिर्फ 12% है मार्केट शेयर में। यूके का मार्केट देखिए तो इवनली स्प्लिट है, लो कॉस्ट कैरियर्स है, स्लाइटली एज है लेगेसी कैरियर्स के अगेंस्ट एंड ओवरऑल लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जहां पे ज्यादा शेयर है एलसीसीज का कंपेयर टू एफएससीज इंक्लूड ब्राजील भी डेवलपिंग इकोनॉमी है, इटली, स्पेन इन यूरोप एंड डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि यूएस, जर्मनी, जापान, यहाँ पे प्रीडोमिनेटली एफएससीज ही हैं जो ओवरऑल डेवलप्ड इकोनॉमीज है। अगर आप देखें दुनिया की टॉप डेवलप्ड इकोनॉमीज भी है और हाईएस्ट इनकम इकोनॉमीज भी है, तो यहाँ पे फुल सर्विस कैरियर ज्यादा प्रोमिनेंट है। तो जो ग्रोइंग प्रोमिनेंस है लो कॉस्ट कैरियर का, ये एविडेंट है कि जो टॉप 4 एयरलाइन इन द वर्ल्ड इस टाइम पे है वो है साउथ वेस्ट, रायना, इंडिगो एंड इजी जेट। तो इंडिगो एयरलाइंस दुनिया के टॉप एयरलाइंस में अभी स्टैंड करता है अगर आप लो कॉस्ट कैरियर्स को देखें स्पेसिफिकली। तो लो कॉस्ट कैरियर्स ने 2019 से अपना ग्लोबल शेयर इंक्रीज किया है, कैपेसिटी इंक्रीज किया है बाई 13% एंड लोग इस वक्त लो कॉस्ट को प्रेफर कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि हमारा ट्रैवल कम खर्चा में हो जाए, क्योंकि ट्रैवल अगर आप फॉरेन ट्रिप्स भी देखें ना तो सबसे बड़ा कंपोनेंट जो होता है कॉस्ट का, आधे से ज्यादा लोगों का, स्पेसिफिकली जो यूथ है, यंग है, टिकट्स का होता है। टिकट्स पे अगर आपके लाख 1.5 लाख रुपए खर्च हो जा रहे हैं तो ओवरऑल फिर आप वहां जा करके स्टे में और इन चीजों में ज्यादा खर्च नहीं करेंगे। यूजुअली टिकट्स सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। यूजुअली टिकट्स सबसे ज्यादा मैं कहूँगा बड़ा कंपोनेंट होता है बजट का, पूरे जितने भी लोग ट्रैवल करते हैं ग्लोबली उनका। तो यहाँ पे इस टॉप 10 लो कॉस्ट कैपेसिटी मार्केट्स में भी देख सकते हैं इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, ब्राजील और स्पेन। यहाँ पे इंडिया डोमिनेट करता है। कोई भी चीज लो कॉस्ट अगर बन जाए तो ऑफकोर्स इंडियंस बहुत प्रूडेंट होते हैं, सोच समझ के खर्च करते हैं, तो यहाँ पे उसका जरूर वो फायदा उठाएंगे। और यहाँ पे इंडिगो वगैरह तो देखिए टॉप पे है, 72-71% तो मार्केट शेयर है इंडिगो का। फिर बात करते हैं डेवलप्ड इकोनॉमीज है, देखिए यहाँ पे ज्यादा, तो यहाँ पे लो कॉस्ट कैरियर ज्यादा डोमिनेंट नहीं है। यूके में है 51%, यूएसए 34%, जर्मनी 31%, जापान 22% एंड चाइना 12%। मैं बोलूंगा कि चाइना डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है बट पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे काफी ऊपर है हमारी इन सारी कंट्रीज से अगर हम कंपेयर करें। लेकिन इटली और स्पेन को यहाँ मैं अलग रखूंगा, ठीक है। तो इटली और स्पेन को अगर आप हटा दें, इंडोनेशिया, ब्राजील और इंडिया स्पेसिफिकली, ये 3 इट इज एक्सपेक्टेड। इटली और स्पेन का हमें नहीं पता कि ऐसा क्या रीजन है कि लोग शायद वहां प्रेफर करते हैं, वहां कल्चर ये है कि ट्रैवलिंग पे ज्यादा खर्च ना करें। मारुति एडजस्टिंग प्रोडक्शन टू रिड्यूस डीलर स्टॉक्स सुजुकी। मारुति सुजुकी इंडिया के बारे में इंपॉर्टेंट खबर है। ये इंडिया का लार्जेस्ट कार मेकर है और अब ये एडजस्ट कर रहा है अपनी इन्वेंट्री को। जो स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है उसे इन्वेंट्री बोलते हैं। देखिए इन्वेंट्री बहुत बड़ा खर्चा है। मैं बोल रहा हूँ आपके पास 10 कार है और 1 साल बाद अगर आप बिके और आज बिके तो दोनों में डिफरेंस है, बहुत ही ज्यादा बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि अगर आज बिक रहा है तो आप उस कार को सस्ता बेच सकते हो, लेकिन 1 साल बाद बेचना है तो आप सस्ता नहीं बेच सकते। आपको 1 साल के बिजली का बिल, रेंट, आपने जो लोग हायर कर रखे हैं उन सब का कॉस्ट ऐड करना होगा उसे एक कार में, राइट। तो इन्वेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जब भी आप किसी कंपनी को एनालाइज करते हो कि ऑन एन एवरेज इन्वेंट्री को कितने दिन रखा जाता है। तो यहाँ पे मारुति की जो इन्वेंट्री अगर आप देखें तो वो जल्दी खाली हो नहीं रही है, मतलब सेल्स थोड़ी वीक हो रही है यहाँ पे। तो ये करेंटली एडजस्ट कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन को कि रिड्यूस करें मार्केट स्टॉक को एंड मॉनिटर कर रहे हैं डिमांड ट्रेंड्स को भी। तो ऑफ कोर्स इनके डीलर्स को भी नुकसान हो रहा है अगर इनको कार लेके इतना सारा रखना पड़ रहा है अपने शोरूम में और वो बिक नहीं रहा है अगर, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। जो स्लो डाउन है कार सेल्स में ये ट्रिगर कर चुका है कंसर्न्स अक्रॉस इंडियन ऑटो इंडस्ट्री, जहां पे डीलर स्टॉक पाइल्स बढ़े जा रहे हैं अलार्मिंग लेवल्स पे। जो फेडरेशन है ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, इसने 2 लेटर्स भी लिखे हैं सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को पास्ट महीनों में। और फाडा के अकॉर्डिंग भी जो मेंबर्स हैं इनके पास करीब 7.5 लाख अनसोल्ड व्हीकल्स हैं, मतलब 2 महीने की अगली जो सेल है पूरा कवर कर सकते हैं। और इन कॉन्ट्रास्ट जो सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स है वो कह रहे हैं कि नंबर है क्लोज टू 4 लाख यूनिट्स। तो इससे पता चलता है कि थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा हमें ऑटोमोबाइल कंपनीज में। ऑटोमोबाइल कंपनीज के स्टॉक्स इतने क्यों बचे हुए हैं, क्यों नहीं बिक रहे हैं, वी हैव टू नो। अब तो दिवाली सीजन भी आने वाला है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ से डिमांड पिकअप जरूर करे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।